हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडोमेन रैकशीट पर। आज आपका जो आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ, जो 14 जून की जो थर्ड शिफ्ट हुई है, उसका हम आपको 100% एनालिसिस करेंगे। अपने करेक्ट क्वेश्चन के साथ उसका हम करेक्ट एनालिसिस करेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। क्वेश्चन था आपका, वैश्विक नवाचार सूचकांक जो आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चार ऑप्शन थे आपके। विश्व बैंक, ये ऑप्शन था आपका। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये ऑप्शन था। वैश्व बौद्धिक संपदा संगठन, और डी ऑप्शन था आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसका एकदम करेक्ट आंसर था विपो, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये बताया हमने कि आपको कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हर साल जो आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो आपका विपो द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक दुनिया के देशों में नवाचार क्षमता और प्रदर्शन को मापता है। इसमें शिक्षा, अनुसंधान, तकनीक और रचनात्मक जैसे कई संकेतों पर आधार पर देशों की रैंकिंग की जाती है। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शिशुनाग वंश के बाद मगध जो बिहार पर किस वंश का शासन था। ऑप्शन थे ए मौर्य वंश, सी ऑप्शन था शुंग वंश, सी ऑप्शन था नंद वंश, और डी ऑप्शन था आपका हरेक वंश। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नंद वंश इसका एकदम करेक्ट आंसर था। और नंद वंश के बाद आया था मौर्य वंश। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यही बताया हमने आपको की व्याख्या की है इसकी कि मगध के प्रमुख राजवंश इस क्रम में सबसे पहले आया हरेक वंश, फिर आया शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर आया मौर्य वंश। जो आपका शिशुनाग वंश के अंतिम शासक थे महापद्नंद। जो आपके अंतिम शासक के बाद जो महापद्नंद थे, उन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी। और नंद वंश का जो अंतिम शासक था वह था घनानंद। इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर जो इसकी हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन था, भाखड़ा नागा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन थे ए पंजाब और हिमाचल प्रदेश सीमा पर, बी ऑप्शन था आपका उत्तराखंड, सी ऑप्शन था जम्मू और कश्मीर, डी ऑप्शन था राजस्थान। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये बताया कि आपका जो भाखड़ा डैम सतलुज नदी पर बना भारत का एक प्रमुख बहुउद्देशीय बांध है, भाखड़ा नागल बांध। जो आपका भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है, नांगल बांध पंजाब में स्थित है, इसलिए इसे सामान्यतः पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित भाखड़ा नांगल परियोजना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि PSLV-D2 मिशन रॉकेट के कितने चरण है। ऑप्शन थे ए दो, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन था तीन, सी चार, और डी पांच। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चार इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये बताया कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV एक चार चरणीय जो 4 स्टेज रॉकेट है। इसमें जो आपकी PSLV-D2 की श्रृंखला का मिशन था कि इसमें 4 चरण स्टेज होते हैं। पहला होता है सॉलिड रॉकेट पोस्टर, बी ऑप्शन था लिक्विड फुल स्टेज, सी सॉलिड स्टेज, और डी ऑप्शन था लिक्विड अपर स्टेज। ये 4 चरण होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, प्रसिद्ध उपन्यास टू के लिए मॉकिंग वर्ड की लेखिका कौन है। चार ऑप्शन थे ए माया एंजेलो, बी ऑप्शन था हॉपरली, सी ऑप्शन था टोनी मॉरिसन, और डी ऑप्शन था आपका जीन ऑस्टिन। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हॉपरली इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जिन्होंने टू के लिए मॉक मॉकिंग वर्ड की लेखिका हैं। यही बताया हमने आपको कि टू के लिए मॉकिंग वर्ड अमेरिकी लेखिका हॉपरली के द्वारा 1960 में लिखा गया प्रसिद्ध उपन्यास। ये उपन्यास नस्लीय भेदभाव, न्याय और नैतिकता जैसे विषयों पर आधारित है। इसके लिए हॉपरली को 1961 में पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन भी मिला था। अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण करता है। ऑप्शन थे अनुच्छेद 14, बी ऑप्शन था 19, सी ऑप्शन था 29, और डी ऑप्शन था अनुच्छेद 32। यही का आपका करेक्ट आंसर था अनुच्छेद 29, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 29 ये अल्पसंख्यकों के हितों से संरक्षण करता है। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया, जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि आर्टिकल 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक हितों की रक्षा करता है। इसमें प्रावधान है कि कोई भी नागरिक समूह अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा कर सकता है। अल्पसंख्यकों को अपनी पहचान बनाने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया, सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन थे ए भारतीय राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, बी ऑप्शन था राष्ट्रीय महिला दिवस, सी शिक्षक दिवस, और डी ऑप्शन था बाल दिवस। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय महिला दिवस इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया कि सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1979 को हुआ था। उनके सम्मान में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू को भारत की बुलबुल यानी कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वे स्वतंत्र आंदोलन की प्रमुख नेता थी। अगला क्वेश्चन था आपका, आप जो लवणीय और क्षारीय मिट्टी
सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? 4 ऑप्शंस थे। ए केरल, बी ऑप्शन था असम, सी गुजरात और राजस्थान, सी और डी ऑप्शन था आपका हिमाचल प्रदेश, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान और गुजरात में सबसे अधिक लवड़ी और क्षारीय मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। यही इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये बताया हमने आपको कि लवड़ी और क्षारीय मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वर्षा कम और अधिक वाष्पीकरण होता है। भारत में यह मिट्टी मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिलती है। विशेषकर कच्छ का रण और थार मरुस्थल क्षेत्र में यह मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। ऐसी मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है जिसमें खेती करने कठिन होता है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था एमएस वर्ड में सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन थे। ए कंट्रोल प्लस यू, बी ऑप्शन था कंट्रोल प्लस आई, बी सी ऑप्शन था कंट्रोल प्लस बी और डी ऑप्शन था कंट्रोल प्लस बी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किया जाता है कंट्रोल प्लस बी, और जो आपका कंट्रोल प्लस यू है वह अंडरलाइन करने के, जो आपका वर्ड है उसके नीचे अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू का यूज किया जाता है। और जो आपका कंट्रोल प्लस आई है वह जो आपका इटैलिक करने के लिए किया जाता है, यानी कि इटैलिक इस तरह, जो आपका आई इस तरह है यानी कि वह इस तरह थोड़ा सा इटैलिक में हो जाता है, वह कंट्रोल प्लस ई के द्वारा होता है। ये बताया हमने आपको कि कंट्रोल प्लस बी का उपयोग एमएस वर्ड में चुने हुए सेलेक्ट टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किया जाता है। इसमें जो टेक्स्ट वह बोल्ड दिखाई देता है, महत्वपूर्ण अक्षरों को हाईलाइट करने में मदद मिलती है। जबकि अन्य विकल्प, जो आपके अन्य विकल्प हैं कि जो यू है वही बताया कि अंडरलाइन करने के लिए, और जो आई है इटैलिक, और जो कंट्रोल प्लस बी वह प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है, शॉर्टकट की होती है। अगला क्वेश्चन था पुर्तगालियों को भारत से किसने बाहर निकाला था? ऑप्शन थे। ए जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन था सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन था महात्मा गांधी और डी ऑप्शन था आपका इंदिरा गांधी। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जवाहरलाल नेहरू इसका एकदम करेक्ट आंसर, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे। यही बताया कि पुर्तगाली भारत में गोवा, दमन और दीव पर शासन करते थे। 1961 भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय नामक सैन्य अभियान चलाया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। इस अभियान के बाद गोवा, दमन और दीव में शामिल हुए हो गए और पुर्तगालियों का शासन समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन था कौन सा ग्राम पंचायत का गठक नहीं? ऑप्शन थे। ए ग्राम सभा, बी ग्राम पंचायत, सी सरपंच और डी ऑप्शन था जिला परिषद। यही आपका करेक्ट आंसर था। जो आपका जिला परिषद है वह ग्राम पंचायत का घटक नहीं है। यही बताया कि पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों में होती है, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। इसलिए जिला जो परिषद है वह ग्राम पंचायत का हिस्सा नहीं बल्कि जिला स्तर का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन था आपका ये था, जो आपका लूनी नेवर राजस्थान की प्रमुख नदी है जो अरावली पर्वतमाला के पास से निकलती है। यह मुख्य रूप से राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है और आगे चलकर कच्छ के रण में समाप्त होती है। यही राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है, जो आपकी लूनी नदी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। अगला क्वेश्चन था कि 2024 से 26 अवधि के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आईएसएस सभा का अध्यक्ष चुना गया? ऑप्शन थे। ए फ्रांस, बी ऑप्शन था जापान, सी ऑप्शन था भारत और डी ऑप्शन था आपका जर्मनी। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, भारत, यानी कि इंडिया इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। 2024-26 के लिए चुना गया। यही बताया कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 7वीं सभा में 2024 से 26 के लिए भारत के अध्यक्ष चुना गया। इसी अवधि के लिए फ्रांस को सह अध्यक्ष को प्रेसिडेंट चुना गया। आईएसए की स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस की पहल पर हुई थी और इसका मुख्यालय गुरुग्राम जो हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन था मनमोहन सिंह पहली बार प्रधानमंत्री कब बने? ऑप्शन थे। 1999, बी ऑप्शन था 2002, सी ऑप्शन था 2004 और डी ऑप्शन था 2009। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 2004 में सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये बताया कि मनमोहन सिंह पहली बार 22 मई 2004 को प्रधानमंत्री बने। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 2004 से 14 तक 2 कार्यकाल तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। अगला क्वेश्चन था भारत में मानसून वापस किस कारण से लौटता है? ऑप्शन थे। ए तापमान बढ़ने के कारण, बी ऑप्शन था आईटीसीजेड की दक्षिण की ओर स्थानांतरण होने के कारण, सी ऑप्शन था मानसून प्रारंभ होने के कारण और डी ऑप्शन था पश्चिमी विक्षोभ के कारण। यही आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, आईटीसीजेड की दक्षिण की ओर स्थानांतरण होने के कारण आपका एकदम करेक्ट आंसर है। यही बताया कि मानसून की वापसी सितंबर अक्टूबर के दौरान शुरू होती है। इस समय जो आपका इंटर ट्रोपिकल कंजर जो आपका इंटर ट्रोपिकल कन्वर्जेंस जोन जो आईटीसीजेड धीरे धीरे दक्षिण की ओर खिसकने लगती है। इससे दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं कमजोर होकर वापस लौटने लगती है, भारत से वापस लौटने लगती हैं। इसी मानसून की वापसी का मुख्य आईटीसीजेड की दक्षिण की ओर स्थानांतरण है। अगला क्वेश्चन था भारत का आर्थिक क्षेत्र
समुद्र तट से कितनी दूरी पर फैला हुआ है? ऑप्शन थे ए 100 समुद्री मील, बी ऑप्शन था 150 समुद्री मील, सी 200 समुद्री मील और डी ऑप्शन था आपका 300 समुद्री मील। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 200 समुद्री मील इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया हमने आपको कि जो आपका EEZ, जो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वह समुद्री क्षेत्र है जहां किसी देश की समुद्री संसाधनों के उपयोग और संरक्षण का विशेष अधिकार होता है। समुद्री जो आपका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुसार यह क्षेत्र समुद्र तट से 200 समुद्री मील तक फैला है। इस क्षेत्र में देश को मछली पकड़ने, खाने, निकालने और ऊर्जा संसाधनों के उपयोग का अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन था अशोक के जो आपका मास्की शिला अभिलेख किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन थे ए महाराष्ट्र, बी ऑप्शन था आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन था कर्नाटक और डी ऑप्शन था आपका तमिलनाडु। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कर्नाटक में स्थित है। अशोक का मास्की अभिलेख वह कर्नाटक में स्थित है। यही बताया कि मास्की वर्तमान में कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। मास्की अभिलेख, यहाँ पर मिला मास्की इनक्रप्शन, मौर्य सम्राट अशोक का महत्वपूर्ण शिलालेख। इस अभिलेख का महत्व इसलिए है क्योंकि इसमें पहली बार देवान प्रिय अशोक नाम स्पष्ट हुआ मिलता है, जिससे यह सिद्ध हुआ कि शिलालेख अशोक के ही थे। अगला क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो कितना था? ऑप्शन थे ए 927, बी ऑप्शन 933, सी 943 और डी ऑप्शन था 950। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 943 इसका एकदम करेक्ट आंसर। जो भारत का सेक्स रेशियो था वह 943 था। जो भारत का सेक्स रेशियो वह 943 का एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया कि 2011 जो आपका सेंसस ऑफ इंडिया के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 था। इसका अर्थ कि हर 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी। यह 2011 की जनगणना 933 से 10 अधिक था। 2001 की जनगणना से 10 अंक अधिक था। 2001 में जो आपका था वह 933 था और 2011 में 943 हो गया। भूटान और बांग्लादेश दोनों से सीमा बनाने वाला भारत का राज्य कौन सा है? ऑप्शन थे ए असम, बी मेघालय, सी पश्चिम बंगाल और डी ऑप्शन था त्रिपुरा। यही करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। वेस्ट बंगाल जो है आपका भारत और भूटान और बांग्लादेश दोनों से सीमा बनाने वाला भारत का राज्य है वेस्ट बंगाल। यही बताया कि वेस्ट बंगाल भारत का वह राज्य जिसकी सीमा भूटान और बांग्लादेश दोनों से लगती है। पश्चिमी बंगाल की सीमाएं कई देशों से मिलती हैं, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से। पश्चिम बंगाल की नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। अगला क्वेश्चन था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया था? ऑप्शन थे ए मद्रास के एक हाई कोर्ट बनाया गया था, बी ऑप्शन था भारत के एक विधि आयोग बनाया गया, सी भारत में एक संघीय न्यायालय बनाया गया और डी ऑप्शन था आपका भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, भारत में एक विधि आयोग लॉ कमीशन बनाया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। यही बताया कि चार्टर एक्ट 1836 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसके तहत भारत में पहला विधि आयोग बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष थॉमस बर्निंगटन मैकुलेरी थे। इस आयोग का उद्देश्य भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करना था, जिससे बाद में भारतीय दंड संहिता IPC जैसे कानून की व्यवस्था बनी। अगला क्वेश्चन था MS पावर पॉइंट में डेटा को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन थे ए कंट्रोल प्लस बी, सी ऑप्शन था बी ऑप्शन था कंट्रोल प्लस एन, सी कंट्रोल प्लस एस और डी कंट्रोल प्लस ओ। इसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस एस इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर। ये बताया कि शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग MS पावर पॉइंट में प्रोजेक्शन को सेव करने के लिए किया जाता है। इससे वर्तमान फाइल में किए गए बदलाव सुरक्षित होते हैं। कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट, एन से नई प्रोजेक्शन बनाने के लिए और ओ से पहले से बनी फाइल को खोलने के लिए कंट्रोल प्लस ओ से। अगला क्वेश्चन था निम्न में से कौन भारतीय पर्णपाती वन में शामिल होते हैं? ऑप्शन थे ए शौगान, बी ऑप्शन था देवदार, सी ऑप्शन था चीड़ और डी ऑप्शन था नारियल। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शौगान होता है जो का शौगान वृक्ष होता है वह भारत पर्णपाती वन में शामिल होता है। शौगान इसका एकदम करेक्ट आंसर था। सागौन पर्णपाती वन में ऐसे पेड़ होते हैं जो शुष्क मौसम में पत्तियां गिरा देते हैं। भारत में पर्णपाती वनों में प्रमुख हैं सागौन, साल, शीशम और बांस। देवदार और चीड़ शंकुधारी वनों में पाए जाते हैं, जबकि नारियल तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो हमें मिला। जितने क्वेश्चन मिले उसका हमने आपको 100% एनालिसिस किया। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी जरूर करें। थैंक यू।